पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी किनारे पर चलिए। यहाँ आपको एक देश दिखेगा, पेरू। 26 दिसंबर 2025 की तारीख थी। आधी रात से थोड़ा पहले का वक्त। राजधानी लीमा के एक चाइनीज रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज लोकल मीडिया में लीक हुआ। इसमें एक आदमी को सफेद रंग की हुडी में अपना चेहरा छुपाकर रेस्टोरेंट में जाते देखा गया। टीवी पर इस फ्रेम को लाल रंग से घेरा गया और सवाल किया गया कि ये आदमी है कौन। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सब जानते थे, पर इस सवाल का असल मकसद ये पता करना था कि ये आदमी वहां करने क्या गया था। इस एक फुटेज ने पेरू की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। पहले से ही राजनीतिक उठापटक का सामना कर रहे इस देश के अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी को, होस्ट जेरी भी इनको बोला जा रहा है, सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। कारण उस चाइनीज रेस्टोरेंट में हुई एक मीटिंग जिसे चीफा गेट स्कैंडल कहा जा रहा है। स्थानीय भाषा में शब्द का मतलब हुआ चीनी पेरुवियन फ्यूजन फूड परोसने वाला एक रेस्टोरेंट, उसके नाम के साथ गेट, वाटर गेट, वहीं से आया शीफा गेट। जोस जेफरी या होस्ट जेफरी पेरू के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें वहां की कांग्रेस ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, और ये तीनों महाभियोग एक के बाद एक करके लगातार चले हैं। 2016 के बाद से यानी 10 साल में यहाँ 7 प्रेसिडेंट बदले गए हैं। एक दशक से यहाँ का एक रूटीन चल रहा है। राष्ट्रपति बनता है, भ्रष्टाचार में फंसता है, फिर सत्ता से बाहर हो जाता है। होस्ट जेरी को कुर्सी पर बैठे मात्र 4 महीने हुए थे। चीफा गेट स्कैंडल से पेरू के लगभग 3.5 करोड़ लोगों का राजनीतिक भविष्य एक बार फिर से दांव पर है। उस रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ क्या था? वो चाइनीज बिजनेसमैन कौन था जिससे मुलाकात भर से एक राष्ट्रपति की कुर्सी चली गई? इस सब पर विस्तार से बात करेंगे, और इस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि क्या ट्रंप और जिनपिंग की लड़ाई में एक और राष्ट्रपति की कुर्सी चली गई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। 26 दिसंबर को राष्ट्रपति होस्ट जेरी का जो वीडियो सामने आया उसमें वो संदिग्ध रूप से अपनी पहचान छुपा रहे थे। उनके साथ उनके गृह मंत्री विसेंट इर्बिसियो भी थे। मामले की खोजबीन हो रही थी कि 6 जनवरी को जेरी फिर से चर्चा में आ गए। उन्हें एक चाइनीज स्टोर में देखा गया जहां वो सनग्लास पहनकर पहुंचे थे। यहां उनके साथ दिखा एक चाइनीज शख्स जिसका नाम है जिहुआ यांग। लोगों ने कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि जिस चाइनीज रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में होस्ट जेरी को अपनी पहचान छिपाते देखा गया था, उस रेस्टोरेंट के और इस चाइनीज स्टोर के मालिक जिहुआ यांग ही हैं। यानी वो दोनों जगहें जहां राष्ट्रपति देखे गए वो दोनों जिहुआ यांग की थी। जिस दिन स्टोर में उनकी मुलाकात हुई उस दिन नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, लोकल म्यूनिसिपैलिटी, उन्होंने स्टोर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया क्योंकि उन पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचने का इल्जाम लगा जिसकी अनुमति पेरू की सरकार नहीं देती है। यांग पेरू सरकार की जांच रडार पर अब है। जब ये बात सामने आई तो इस मामले को खंगाला गया। पता चला कि राष्ट्रपति बनने के बाद जेरी और यांग की कम से कम 3 बार मुलाकात हुई। अब 3 बार तो क्या 30 बार मुलाकात हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत? असली दिक्कत मुलाकात में नहीं थी। कुछ खबरनवीस ये जानना चाहते थे कि पेरू के राष्ट्रपति और जांच के दायरे में चल रहे एक चाइनीज बिजनेसमैन के बीच क्या बात हुई, और ये जानने का सबसे आसान तरीका था प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड को चेक करना। सीन ये है, और होना चाहिए हिंदुस्तान में भी ये कानून, कि पेरुवियन कानून कहता है कि वहां के राष्ट्रपति को अपने सारे ऑफिशियल एक्टिविटीज को डॉक करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, यानी आधिकारिक रूप से कहां गए, किससे मिले, क्या बात हुई, ये सब लिखा जाता है। जब कागज खंगाले गए तो सामने आया कि प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड में जिहुआ यांग का कहीं जिक्र ही नहीं था, यानी बात छुपाई गई। राष्ट्रपति ने अपने एजेंडे में इन मुलाकातों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया। इल्जाम लगे कि जेरी ने पारदर्शिता के नियमों को तोड़ दिया। साथ ही राष्ट्रपति पर संभावित भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। शुरुआत में इन्फ्लुएंस पेडलिंग की भी बात कही गई, यानी अपने पार का इस्तेमाल करके किसी का काम करवाना और बदले में पैसा या कोई गिफ्ट स्वीकार करना। फिलहाल ये आरोप हैं, लेकिन किसी किसी देश में जब राष्ट्राध्यक्ष पर आरोप ही लग जाते हैं तो वो लोग सीरियसली ले लेते हैं। उधर होता है। जेरी के मामले में 2 संभावनाएं थी। पहली कि राष्ट्रपति ने जानबूझकर मीटिंग की बात छिपाई, और दूसरी ये कि जेरी और यांग की मुलाकातें ऑफिशियल थी ही नहीं। पेरू की कांग्रेस को इन दोनों बातों से आपत्ति थी। कारण ये कि जेरी का नाम जिस जिहुआ यांग से जुड़ा, उनके खिलाफ कुछ गंभीर मामलों में जांच चल रही है। यांग को जॉनी नाम से भी जाना जाता है, जो दशकों से पेरू में रह रहे हैं। वहां उनके कई बिजनेस हैं, उनके पास कई कमर्शियल स्टोर हैं। इसके अलावा यांग ने चीनी आयात के जरिए भी खूब पैसा बनाया है। पेरू में उन्हें एक एनर्जी प्रोजेक्ट का ठेका भी मिला हुआ है। 2023 का यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट $24.4 मिलियन यानी 220 करोड़ रुपए से ज्यादा का था।
पिछले साल जून महीने में इसका संचालन शुरू होना था, लेकिन दिसंबर महीने तक इसका प्रोग्रेस था अंडा, यानी प्रोजेक्ट पर काम ही शुरू नहीं हुआ और उसी महीने में राष्ट्रपति और जिहुआ यांग गुपचुप तरीके से मिल रहे थे। इसी को लेकर अटकलें लगाई गई कि जेरी और यांग की गुप्त बैठकों में संभवतः करप्शन शामिल है। यांग को यह प्रोजेक्ट मिला था दीना बोलुआर्ते के राष्ट्रपति रहते हुए, लेकिन इस काम की डेडलाइन पूरी होनी थी जोस जेरी के समय। इस बीच अधिकारियों को एक और बात पता चली। राष्ट्रपति बनने से पहले होस्ट जेरी जब संसद के सदस्य थे तभी से यांग के संपर्क में थे, यानी तब से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, तभी से ये लोग संपर्क में थे। विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि यांग को यह प्रोजेक्ट गैर कानूनी तरीके से मिला। स्थानीय मीडिया में यह भी दावा किया गया कि जिहुआ यांग की नजर एक और सरकारी प्रोजेक्ट पर थी। ये प्रोजेक्ट सरकारी बसों में सर्विलेंस कैमरा लगाने का था, जिसकी अनुमानित लागत 272 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा की थी। अगर आपको लग रहा हो कि होस्ट जेरी की संदिग्ध गतिविधियों का जो खाका है, चिट्ठा जो है, यही खत्म होता है, तो आप रुकिए। सरकारी वकीलों का कहना है कि जेरी और यांग के बीच हुई एक मुलाकात में एक और चाइनीज व्यक्ति उपस्थित था। इनका नाम है जीवू शियाओदोंग। शियाओदोंग पर लास होस्टाइलेस दे ला अमेजोनिया नाम से एक जो लकड़ी तस्कर गिरोह है पेरू में, उससे जुड़ने के आरोप हैं। यह अमेजोन में तस्करी करने वाला एक बड़ा अपराधी गिरोह है। भारी जंगल है वहाँ, वर्षावन। इस मामले में शियाओदोंग को 2 साल तक हाउस अरेस्ट में रखा गया था। शियाओदोंग दिसंबर और जनवरी के बीच कई बार राष्ट्रपति भवन गए थे पेरू के। रेस्टोरेंट में हुई एक मीटिंग में राष्ट्रपति का अपना चेहरा छुपा कर जाना, फिर उसकी कुर्सी पर तलवार लटकना, ये सुनने में जितना ड्रामेटिक लगता है उससे भी ज्यादा फिल्मी है। हुआ ये कि जब 26 दिसंबर वाली फुटेज सामने आई तो हल्ला बवाल हुआ। इसके बाद जनवरी महीने में राष्ट्रपति अपनी उस मुलाकात के लिए सार्वजनिक माफी मांगते हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज जारी किया, स्वीकार किया कि वो लिमा के उस चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि वहां पेरू चीन मैत्री दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया था और वो वहां उसे कोऑर्डिनेट करने गए थे। जेर ने इस बात से इनकार किया कि उस रेस्टोरेंट में किसी ने उनसे मुलाकात के लिए कोई गैर कानूनी या संदिग्ध अनुरोध किया हो, यानी मुलाकात आपसी सहमति से हुई। उन्होंने ये भी जोड़ा अपनी बात में कि मैं अपनी गलती मानता हूं और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। मैं जिस तरह छिपकर उस बिजनेसमैन से मिलने गया, उसने मेरे ऊपर शक और संदेह पैदा कर दिया। सीजर्स वाइफ वाला सिद्धांत है ये। हालांकि जेरी ने यह भी कहा कि इस सब में कुछ भी गैरकानूनी नहीं था। उन्होंने सफाई दी कि जिहुआ यांग ने उनसे कभी कोई अनुचित अनुरोध नहीं किया या किसी तीसरे पक्ष की ओर से किसी मामले में हस्तक्षेप को भी नहीं कहा। राष्ट्रपति का कहना था कि अगर यांग ऐसा कुछ करते तो वो तुरंत उनसे अपने सारे संबंध तोड़ लेते। शियाओदोंग को लेकर जेरी ने कहा कि उन्हें शियाओदोंग की कानूनी स्थिति यानी हाउस अरेस्ट वाली बात पता ही नहीं थी। कैसा राष्ट्रपति है भाई। अब राष्ट्रपति जेरी जब सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे थे तब शायद उन्हें लग रहा होगा कि उनकी मुश्किलें कम हो गई, लेकिन उनकी ये राहत बहुत छोटी रही। जेरी ने जब 26 दिसंबर वाली मुलाकात के लिए माफी मांगी, उसके कुछ घंटे के बाद ही उनकी दूसरी मीटिंग वाली बात पब्लिक डोमेन में आ गई, जो चाइनीज स्टोर में हुई थी, और अब मामला हाथ से जाता रहा। इस बीच जिहुआ यांग के वकील ने रेडियो स्टेशन आरपीपी को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यांग और जेरी की मुलाकातें ना तो गुप्त थी ना ही गैर कानूनी, लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तो तोड़ा। यानी बात अब प्रेसिडेंट जेरी पर आ गई कि मीटिंग वाली बात उन्होंने ही छिपाई। यांग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद 20 जनवरी को पेरू की कांग्रेस ने इस मामले पर राष्ट्रपति से सफाई देने को कहा। फरवरी महीने में यांग और जेरी की मुलाकात की तीसरी वीडियो फिर सामने आती है। इस तरह हम ऐसे 2 संदिग्ध चाइनीज लोगों के नाम जान जाते हैं जिनके साथ पेरू के राष्ट्रपति का उठना बैठना हो रहा था। पर अब भी बात यहीं नहीं रुकती। विपक्ष ने जोस जेरी पर कुछ और गंभीर इल्जाम लगाए। राष्ट्रपति भवन के एंट्री एग्जिट लॉक से एक और बात पता चली कि जेरी के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में देर रात को 5 यंग महिलाएं भी आईं। इनमें से कई महिलाएं राष्ट्रपति के विमान से उनके साथ कई ऑफिशियल टूर्स पर भी गईं। बाद में इनमें से कुछ की सरकारी नौकरी लग गई। लोकल मीडिया में इन दोनों घटनाओं को साथ जोड़कर देखा गया। ये पता नहीं चल पाया कि देर रात को ये महिलाएं किस काम से राष्ट्रपति भवन गई थी। इसके बाद आरोप लगे कि लंबी बैठक के बाद जेरी ने उन महिलाओं को नौकरी ऑफर की। खबरें चली कि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया। विवाद बढ़ा तो 2 महिलाओं ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। एक स्वास्थ्य मंत्रालय में थी, दूसरी पर्यावरण मंत्रालय में। हालांकि बाद में जेरी ने इस मामले में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि उन महिलाओं को कानून के तहत ही नौकरी दी थी। इन आरोपों के चलते मात्र 4 महीने में होस्ट जेरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। 75 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया, 24 सदस्यों ने समर्थन में, और नतीजा ये निकला कि जेरी की कुर्सी चली गई। ये सब
तब हुआ जब उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले 2 महीने में पेरू में आम चुनाव हो जाएंगे, यानी 2 महीने के लिए पेरू में फिर से एक अंतरिम राष्ट्रपति अब बनाया जाएगा। राष्ट्रपति रहते जोस जेरी पर कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन अब जब वो पद पर नहीं है तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ सकता है। उनके पहले दीना बलुआर्ते को भी उनके पद से हटाया गया था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेशन के जरिए होस जेरी को कुर्सी मिली थी। पेरू में 2022 में आखिरी बार लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था। पेद्रो कैस्टिलो प्रेसिडेंट बने, उन पर भी महाभियोग चला था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेशन के जरिए दीना बोलुआर्ते को सत्ता मिली थी। कोस्टिलो के पहले भी पेरू के कई राष्ट्रपति घोटालों में फंसे रहे, जिसके कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा और महाभियोग का सामना करना पड़ा। इस बार का जो मामला है उसमें चीनी व्यापारियों की साख पर भी बट्टा लगा है और इससे पेरू के लिए एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक चाइनीज बिजनेसमैन को छेड़ा जाएगा तो चीन के साथ रिश्ते वो प्रभावित होंगे। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसमें पेरू भी एक अहम देश है। लैटिन अमेरिका में चीन के लिए पेरू एक एंट्री पॉइंट की तरह है। 2009 में पेरू और चीन के बीच FTA हो गया था, जिसके बाद व्यापार बहुत स्पीड से बढ़ा। वहाँ 2015 से चीन पेरू का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर कह लीजिए। पिछले साल पेरू के कुल व्यापार का 33% चीन के साथ था। जानकारों का कहना है कि अगर पेरू में कोई चीनी कारोबारी विवाद में आता है या उसकी आलोचना होती है तो चीन इसे अपने खिलाफ समझ लेगा, क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट चीन की सरकार से भी जुड़े हुए हैं। वैसे भी चीन में प्राइवेट और स्टेट के बीच का फर्क नहीं है। आप बता नहीं सकते हैं कि चीन की जो कंपनी है शाओमी वगैरह वो सरकारी हैं या प्राइवेट है, बताने कोई तरीका नहीं है। पेरू की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल तब हुआ है जब इस पर चीन के साथ साथ ट्रंप की भी नजरें टिकी थी। ट्रंप प्रशासन और चीन के बीच पेरू के एक बंदरगाह को लेकर तीखी नोकझोंक चली। वहां का जो चानकाय बंदरगाह है उसमें चीनी कंपनी कॉस्को शिपिंग पोर्ट्स का मेजॉरिटी स्टेक है। ट्रंप ने पेरू में राजदूत बर्नार्डो नवारो को नियुक्त किया। बर्नार्डो ने इस बंदरगाह को लेकर चीन पर इल्जाम लगाया है कि वो इस निवेश के जरिए पेरू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीन सरकार ने ऑब्वियसली इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यूएस ने यह भी कहा कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल नौसैनिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। हालांकि पेरू ने इससे इनकार किया, लेकिन तनाव तो बना ही हुआ है। लेकिन यहां सवाल ना चीन का है ना अमेरिका का है। यहां सवाल है कि पेरू में राजनीतिक स्थिरता आएगी कब, आएगी भी या बस ऐसे ही राष्ट्रपतियों का आना जाना लगा रहेगा। लाख रुपए का सवाल तो यही है पेरू वासियों के लिए। इसी नोट पर रवि सुमन का ये लिखा शानदार एपिसोड राजदूत का हम कंक्लूड करते हैं। इसे आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।